नमस्कार बच्चों, मैं केएल शर्मा एक बार फिर से आपका इस ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th रसायन विज्ञान पाठ 4 कार्बन और उसके यौगिक के भाग 4 जो कि अंतिम भाग है उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे चर्चा के कौन कौन से बिंदु हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे, पुनरावलोकन करेंगे कि पिछले जो भाग थे उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसको देखेंगे। उसके बाद कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति के विषय में एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर हम कहें कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में तुलनात्मक किस तरीके से हम नामकरण करते हैं। पिछले भाग में आप नामकरण की पद्धति के विषय में विस्तृत रूप से जान चुके हैं और इस भाग में सिर्फ तुलनात्मक हम अध्ययन करके बताएंगे कि किस तरीके से उनका नाम रखा जाता है। उसके पश्चात कार्बनिक यौगिकों के कुछ रासायनिक गुणधर्मों के विषय में आप जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जैसे कि एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल के गुणधर्म और उनके कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। और उसके पश्चात बच्चों, इस चैप्टर का आखिरी जो भाग है, आखिरी जो टॉपिक है, वो साबुन और अपमार्जक, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने पिछले भागों में कार्बन के विषय में काफ़ी कुछ पढ़ा है, काफ़ी कुछ आपने जाना। आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे कार्बन का जो प्रतीक है वो C होता है। आप पहले भाग से इसको अच्छी तरीके से देख रहे हैं, जान रहे हैं। उसका जो परमाणु क्रमांक है, जो एटॉमिक नंबर जिसको कि हम Z से डिनोट करते हैं, उसका 6 होता है। और कार्बन का जो मास नंबर है वो कितना होता है? 12 होता है, मतलब 12 कार्बन का मास नंबर होता है। इससे पिछले वाले भाग में आपने कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा, कार्बन के बारे में पढ़ा और आपने बताया कि कार्बन एक अधातु है, अर्थात वो अधातुओं के सारे गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। मतलब कार्बन आघातवर्धनीय नहीं होता है, कार्बन में तन्यता का गुण नहीं होता है, कार्बन का गलनांक और क्वथनांक धातुओं की अपेक्षा कम होता है क्योंकि ये एक अधातु है। और इसके साथ साथ आपने ये देखा कि जो कार्बन है वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तो ये अधातुओं के गुणधर्म कार्बन प्रदर्शित करता है। इसके साथ साथ आपने पढ़ा कि जो कार्बन है उसको अगर हम आवर्त सारणी में देखें, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है, तो आपने देखा कि कार्बन दूसरे आवर्त और 14वें समूह का तत्व है। मतलब आवर्त सारणी में अगर आप दूसरे आवर्त और 14 समूह में, अगर आप 14वें समूह में देखेंगे तो आप देखेंगे कि कार्बन वहाँ पे उपस्थित है। 14वें समूह में और भी बहुत सारे तत्व हैं, आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से और तत्व कार्बन के साथ उपस्थित हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपने पीछे अभी तक कार्बनिक यौगिकों के नामकरण पद्धति के विषय में देखा, जाना। और नामकरण पद्धति में आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो किया कि किन किन स्टेप्स के लेते हुए हम नामकरण कार्बनिक यौगिकों का रखते हैं। उसमें सबसे पहला आपने बताया था कि जो कार्बन के परमाणु हैं उनकी गणना करते हैं, उनकी संख्या देखते हैं और उसके आधार पे हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। पहला स्टेप था। उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से जो प्रकार्यात्मक समूह होते हैं उसको कार्बनिक यौगिकों के नाम के पहले, अर्थात जिसे हम लोग पूर्व लग्न कहते थे, या फिर कार्बनिक यौगिकों के नाम के बाद में प्रकार्यात्मक समूह के नाम को लिखकर हम यौगिक का नामकरण करते थे। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। अब एक तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का, और उनके उनके यौगिकों का किस प्रकार से हम नामकरण करते हैं उसको एक चार्ट के द्वारा यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n+2। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, जहाँ पे n क्या है? n = 1 2 3 4। और यहाँ पे एल्कीन में अगर हम बात करेंगे तो n की वैल्यू > 2 से ही लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे n की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि C1 आएगा और H2 आएगा, जो कि
संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बंध द्विबंध होता है, और जब तक 2 कार्बन नहीं होंगे वहाँ पे एल्कीन का पहला सदस्य CH2 नहीं हो सकता है। तो एल्कीन समूह का पहला सदस्य क्या हो जाएगा? C2H2 होगा। हम बात करते हैं एल्केन की। एल्केन में जो पहला है, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है। आप जानते हैं जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेथ। जब कार्बन की संख्या 2 होती, कार्बन परमाणु की संख्या 2 होती है तो उसे एथ। 3 होती है तो उसे प्रोप। 4 होती है तो उसे ब्यूट। और कार्बन परमाणुओं की संख्या जब 5 होती है तो उसको हम लोग पेंट कहते हैं। इसके साथ साथ हमने आपको बताया था कि जो एल्केन होते हैं उनके नाम के अंत में हम एन लगाते हैं, एल्कीन के नाम के अंत में इन लगाते हैं, और एल्काइन में हम लोग लगाते हैं आइन। जब हम n बराबर 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो एल्केन समूह का जो पहला सदस्य हो जाएगा वो होगा CH4, और इसको हम कार्बन परमाणु की संख्या 1 का मतलब मेथ, और जब n लगाएंगे तो ये हो जाएगा मेथेन। 1 रखने पर एल्कीन का पहला सदस्य यहाँ पे नहीं होगा, वो संभव नहीं होगा। तो जब 2 रखेंगे, और ना ही एल्केन का पहला सदस्य 1 रखने पर संभव है। तो 2 जब रखेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 मतलब कार्बन परमाणु की संख्या 2 का मतलब हो गया एथ, और जब 2 रखेंगे तो एल्केन में लगाएंगे एन, तो ये हो गया एथेन, यहाँ पे हो गया एथीन, और यहाँ पे हो गया एथाइन, क्योंकि एन, इन और आइन मतलब एथ, इन, एथेन हो गया, एथ, इन हो गया, एथीन हो गया, और एथाइन का मतलब एथाइन हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, प्रोप हो गया, तो प्रोप एन हो गया, प्रोप इन हो गया, और प्रोप, और यहाँ पे देखें तो ये हो गया प्रोपाइन हो गया। उसी तरीके से ब्यूट की अगर हम बात करें, कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, तो ब्यूट में एन लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्या? ब्यूटेन। ब्यूट में इन लगाएंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटीन C4H8, और ब्यूट में आइन लगाएंगे तो C4H6, ये हो जाएगा हमारा ब्यूटाइन। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन यौगिकों का नामकरण यहाँ पे किया जाता है। अंत में C5 मतलब पेंट, एन लगाएंगे तो पेंटेन, इन लगाएंगे तो C5H10 होगा और ये हो जाएगा पेंटीन, और जब आइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा C5H8, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेंटाइन। तो इस तरीके से इस तुलनात्मक चार्ट के द्वारा आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। आगे चलते हैं कार्बनिक यौगिकों के कुछ रासायनिक गुणधर्मों के विषय में। सबसे पहला दहन हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी कार्बनिक यौगिकों को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या होता है। तो आप देखिए, दहन करने पर अधिकांश कार्बनिक यौगिक प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं। मतलब क्या निकालते हैं? ऊष्मा और प्रकाश निकालते हैं। जैसे जब हम कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? आप देख रहे हैं यहाँ पे C और O2 मिलके बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ साथ अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा या मुक्त होगी। उसी तरीके से हम दूसरा एक तत्व लेते हैं, एक यौगिक लेते हैं CH4, मेथेन। मेथेन की जब हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बन रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल बन रहा है, और यहाँ पे भी ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त हो रही है। मतलब कि अगर हम दहन करते हैं तो दहन करने पर क्या हो रहा है? प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त होती है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो वहाँ पे स्वच्छ ज्वाला निकलती है, लेकिन असंतृप्त जब हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो वहाँ पे धुएं वाली काली मतलब कि काले और धुएं वाली जो है ज्वाला के साथ जलती है, स्वच्छ ज्वाला वहाँ पे नहीं होती है। दूसरा, ऑक्सीकरण। जब क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अल्कोहल को अम्लों में परिवर्तित कर देता है, जब क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया कराई जाती है अल्कोहल की, तो वो क्या कर देता है? अल्कोहल को अम्लों में परिवर्तित कर देता है। ये आप देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH,
इसको अगर हम नाम देना चाहें तो आप देख रहे हैं कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, तो ये हो जाएगा C2 और H3 और 2 ये हो जाएगा C2H5OH, तो ये हो गया एथेनॉल। तो एथेनॉल मतलब अल्कोहल है, ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है मतलब ये अल्कोहल है। जब हम क्षारीय KMnO4 के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो आप देख रहे हैं CH3COOH एसिटिक अम्ल, तो ये क्या हो गया, अल्कोहल जो था वो किस में चेंज हो गया, एसिड में, मतलब अम्ल में चेंज हो गया। किसकी उपस्थिति में, जब हम क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो जो अल्कोहल है वो अम्लों में परिवर्तित हो जाता है। संकलन अभिक्रिया नेक्स्ट है। संकलन अभिक्रिया को ही बच्चों योगात्मक या फिर एडिशन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पैलेडियम या फिर निकिल उत्प्रेरक, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे निकिल Ni, या फिर पैलेडियम भी हो सकता है Pd, उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है और वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब कि ये क्या है, असंतृप्त यौगिक है। जब असंतृप्त यौगिक की निकिल या फिर पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, दोनों हाइड्रोजन के परमाणु एक एक करके इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ेंगे और ये R R R R एल्काइल ग्रुप ये यहाँ पे इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड था ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और ये हो गया हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस में परिवर्तित हो जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है तो क्या है, क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है, जिसे कि हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं CH4 मेथेन की जब क्लोरीन के साथ क्रिया कराई जाती है, सनलाइट अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता और उसकी जगह पे स्वयं जाकर जुड़ जाता है। तो CH4 यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन का परमाणु हटाएगा क्लोरीन और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या बनाएगा, HCl बनाएगा और यहाँ पे स्वयं जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे होगा CH3 और क्लोरीन का एक आके यहाँ पे जुड़ गया तो ये हो गया CH3Cl। इसको हम कहेंगे मोनोक्लोरोएथेन, क्योंकि एक है क्लोरीन तो मोनोक्लोरोएथेन। इस प्रकार से इस इक्वेशन को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम इस CH3Cl की फिर क्लोरीन के साथ क्रिया करा दें तो आप देखेंगे क्लोरीन फिर से यहाँ पे जुड़ेगी और ये बन जाएगा CH2Cl2 और उसके साथ में यहाँ पे एक HCl बाहर निकलेगा, तो CH2Cl2 सेकेंड स्टेप में, तो इसको हम लोग कहेंगे डाइक्लोरोएथेन। अब फिर अगर क्रिया कराते हैं डाइक्लोरोएथेन की CH2Cl2 की फिर क्लोरीन के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं तो फिर से एक हाइड्रोजन का परमाणु विस्थापित होगा और यहाँ पे हो जाएगा CHCl3 और एक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ बाहर निकल आएगा। नेक्स्ट लास्ट स्टेप में अगर हम CHCl3 की क्लोरीन के साथ पुनः क्रिया कराते हैं तो यह हाइड्रोजन के परमाणु को विस्थापित करेगा और ये बन जाएगा CCl4 प्लस HCl। तो यहाँ पे ये जो पहला था इसको आपने कहा मोनोक्लोरोएथेन, CH2Cl2 ये है डाइक्लोरो, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के Cl2 है तो डाइक्लोरो हो गया डाइक्लोरोएथेन। यहाँ पे ट्राइक्लोरोएथेन हो गया और ये हो गया CCl4 मतलब टेट्राक्लोरोएथेन। तो इस प्रकार से प्रकाश की उपस्थिति में जब मेथेन की क्रिया कराई जाती है क्लोरीन के साथ तो क्या बनता है, लास्ट में आप देख रहे हैं CCl4 ट्राइक्लोरोएथेन प्राप्त हमें होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एथेनॉल के क्या क्या गुणधर्म हैं। एथेनॉल की अगर हम बात करें
तो एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। OH ग्रुप है यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो एथेनॉल की कौन कौन से गुणधर्म हैं आप देख रहे हैं। एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, मतलब कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं कि यह एक अच्छा विलायक होता है, इसलिए आप जानते हैं कि एथेनॉल का जो प्रयोग है वो कफ सिरप में, टॉनिक में, इन सब औषधियों के रूप में इसका प्रयोग होता है। एथेनॉल का जो गलनांक और क्वथनांक है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एथेनॉल का जो गलनांक है 156 डिग्री केल्विन और उसके साथ साथ उसका जो क्वथनांक है 351 डिग्री केल्विन होता है। तो ये थे हमारे एथेनॉल के कुछ गुणधर्म। अब हम देखते हैं कि एथेनॉल की क्या क्या रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं सोडियम के साथ क्या क्रिया होती है। जब एथेनॉल अर्थात अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। आप देख रहे हैं सोडियम Na और ये हो गया हमारा एथेनॉल। आप देख रहे हैं कार्बन के 2 परमाणु हैं और C2H5OH, अगर हम इसको दिखाना चाहें तो इससे भी लिख सकते हैं C2H5OH। जब इसकी सोडियम के साथ क्रिया कराई जाती है तो देखिए क्या हो रहा है, CH3CH2ONA ये, और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही है। तो जब सोडियम के साथ अल्कोहल की क्रिया कराई जाती है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। दूसरी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की क्रिया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे हम लोग कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। जब 443 डिग्री केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो अधिक में मतलब अधिक मात्रा में क्या रहेगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्या हमें प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से ये क्या बन गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। एथेनोइक अम्ल के क्या क्या गुणधर्म है। सबसे पहली चीज़ तो एथेनोइक जो अम्ल है इसको हम लोग एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एथेनोइक अम्ल के गुणधर्मों में एथेनोइक अम्ल जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। दूसरा, एसिटिक अम्ल के 3 से 4% जो विलयन होता है इसको सिरका कहा जाता है। इसके विषय में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं सिरका क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का ही 3 से 4% जो विलयन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं, जिसे कि अचार में परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और लास्ट इसका पॉइंट है कि एथेनोइक जो अम्ल है इसका गलनांक 290 डिग्री केल्विन होता है। तो ये इस तरीके से आपने देखे कि एथेनोइक अम्ल के क्या क्या गुणधर्म हैं। अब कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले एस्टरीकरण क्या होता है। जब एथेनोइक अम्ल की किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया कराई जाती है तो वहां पे क्या बनता है, एस्टर बनता है। एथेनोइक अम्ल CH3COOH और कोई अम्ल उत्प्रेरक आप देख रहे हैं C2H5OH एथेनॉल। जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बन रहा है, आप यहाँ पे देखिए ये एस्टर बन रहा है और साथ में H2O मतलब जल भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो क्या होगा, एथेनोइक अम्ल जब किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। दूसरा पॉइंट, क्षारक के साथ अभिक्रिया। जब एथेनोइक अम्ल किसी क्षारक के साथ क्रिया करता है, क्षारक KOH भी हो सकता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, जब उसके साथ क्रिया करेगा तो लवण बनेगा और साथ में जल बनेगा। जैसे देखते हैं CH3COH की किसी क्षारक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम क्रिया करा रहे हैं तो आप देखिए क्या बनेगा, CH3CONA हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और यहाँ पे CH3COO
Na बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, आप देख रहे हैं जल। तो ये क्या हो गया, लवण, और ये हो गया आपका जल। तो जब हम एथेनोइक अम्ल की क्षारक के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण और साथ में जल बनता है। नेक्स्ट रासायनिक गुण तीसरा, कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। एथेनोइक अम्ल की जब कार्बोनेट के साथ या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है। देखिए, एथेनोइक अम्ल की जब कार्बोनेट के साथ तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या क्या बनता है। आप पहली चीज़ देख रहे हैं लवण बनता है, दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, और तीसरी चीज़ आप देख रहे हैं जल भी बनता है। मतलब एथेनोइक जो अम्ल है उसकी जब कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराई जाएगी तो लवण भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी और साथ में जल भी हमें प्राप्त होगा। जैसे देखते हैं CH3COOH एथेनोइक अम्ल है, जब इसकी कार्बोनेट के साथ मतलब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ क्रिया करा रहे हैं तो आप देखिए क्या बनता है, CH3COONA लवण हो गया, H2O जल हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारी गैस हो गई। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम CH3COOH एथेनोइक अम्ल की अब हम सोडियम कार्बोनेट की जगह पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तब भी क्या बनेगा, लवण CH3COONA जल बनेगा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। तो दोनों ही कंडीशन में चाहे आप हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएं या फिर सिर्फ कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएं, दोनों ही स्थितियों में लवण प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट है साबुन तथा अपमार्जक। साबुन तथा अपमार्जक हम डेली लाइफ में बहुत अधिक रूप में उसका प्रयोग करते हैं, डेली लाइफ में ये हमारे प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं कि साबुन क्या होते हैं। तो साबुन अगर हम देखें तो उच्च वसीय अम्लों के जो सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं उसे हम लोग साबुन कहते हैं। तो वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्ट्रो को जब जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एस्टर क्या है, CH2O CO C17H35 सिंगल बॉन्ड CHO CO C17H35 सिंगल बॉन्ड CH2O CO C17H35। ये क्या है, आपका स्टीरेट या वसा का फार्मूला है। जब इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH जिसे हम लोग ग्लिसरीन कहते हैं, और साथ ये बनता है आपका सोडियम स्टीरेट या साबुन C17H35COONA। ये हमारे साबुन का फार्मूला है C17H35COONA। मतलब साबुन प्राप्त होता है और उसके साथ साथ एक अन्य उत्पाद क्या प्राप्त होता है, हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। तो साबुन का सूत्र एक बार फिर से देखिए, C17H35COONA। अब हम बात करते हैं साबुन के अणु की संरचना। अगर हम देखें तो रासायनिक रूप से साबुन के दो भाग होंगे। अभी आपने साबुन का फार्मूला पढ़ा C17H35COONA, ये आपने साबुन का फार्मूला पढ़ा। तो साबुन के दो भाग होंगे, पहला ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग। ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग क्या होता है, यह जल में विलय होता है पहली चीज, जिसे कि जल स्नेही अथवा वसा विरोधी कहते हैं। जल में विलय होगा तो उसे जल स्नेही या फिर जल रागी भी कहेंगे। इसको अगर हम कहना चाहें तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसा चित्र में भी आप देख रहे हैं। ये हाइड्रोकार्बन C17H35 की ये लंबी श्रृंखला है और जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड ONA। तो ये जो Na है
ये ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग है, ये ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग है, और इधर की ये जो सीरीज है ये क्या है, अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जल में विलय होता है। ये जो भाग होगा ये क्या होगा, ये जल में विलय होगा, और जल में जब विलय होगा तो इसको जल स्नेही कहेंगे। ठीक, या फिर इसको वसा विरोधी कहेंगे। जल में घुलनशील जल स्नेही, वसा में अघुलनशील जल वसा विरोधी। दूसरा जो भाग होता है, इधर वाला भाग पीछे वाला, ये होता है अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग। यह भाग वसा में विलय होता है। इधर वाला जो राइट वाला भाग होता था, आप देख रहे हैं ये जल में विलय होता था। पीछे वाला जो भाग है वो वसा में विलय होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, जल विरोधी। क्योंकि वसा में विलय होगा तो जल विरोधी होगा, अथवा वसा स्नेही भी कहते हैं। तो अगर हम साबुन के अणु को अगर हम इस तरीके से दिखाएं तो आप ये कह सकते हैं कि एक ये जो भाग होगा ये ध्रुवीय भाग होगा जो कि जल स्नेही होगा, और इधर वाला अध्रुवीय भाग होगा जो क्या होगा, आप देख रहे हैं जल विरोधी होगा। तो साबुन के अणु के दो भाग ये हो गए। साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया को अगर हम समझें और मिसेल के निर्माण को समझें तो अभी आपने पढ़ा कि साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। एक ध्रुवीय भाग होता है, एक अध्रुवीय भाग होता है। जल में विलय एक सिरे को जलरागी कहते हैं, जो ध्रुवीय भाग होता है उसे हम लोग जलरागी कहते हैं, और जो दूसरा भाग होता है उसे जल विरागी कहते हैं। जब साबुन को जल में घोला जाता है, जब साबुन को जल में घोलते हैं तो क्या होता है, आप ये देख रहे हैं कि ये जो सिरा है ये है ध्रुवीय सिरा, जलरागी सिरा, जो कि जल के साथ जल में विलय होगा, और इधर होगा जल विरागी सिरा जो कि वसा में विलय होगा। इस प्रकार से ये दो भागों में बटा हुआ बहुत सारे साबुन के जो अणु होंगे वो मिलेंगे, और मिलने के बाद आप ये संरचना आप देख रहे हैं, इस प्रकार की एक संरचना बना लेंगे जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं, या मिसेल की संरचना कहते हैं, जिसमें Na+ आप ये देख रहे हैं ये जल स्नेही भाग है, और इधर वाला ये अंदर की तरफ ये जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है ये जो है जल विरोधी भाग है। जब मैल जो होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मैल चिपका हुआ है, मैल जब हम इसको साबुन को पानी में घोलेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जल के ये आपके जल के दोनों भाग दिख रहे हैं, एक जल विरोधी एक जल स्नेही, दोनों दिख रहे हैं। तो जब मैल को क्या कर लेंगे, ये पूरी तरीके से जकड़ लेंगे, और जकड़ने पर क्या कर लेंगे, उसको धीरे धीरे एक तरीके से कमज़ोर कर देंगे, और जब पानी के साथ धोया जाता है तो ये मैल और ये जो साबुन का पूरा वो मिसेल है वो बाहर आ जाता है और हमारे कपड़े स्वच्छ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा पार्ट 4 ख़त्म होता है। इसी के साथ ये सारा कार्बन और उसके यौगिक का पूरा चैप्टर आपका ख़त्म होता है। छोटा सा एक गृह कार्य है, इसको आप करेंगे। C4H6 का नाम बताना है आपको कि इसका नाम क्या होगा। एक समीकरण क्या होता है जब एथेनॉइक अम्ल की क्षारक के साथ क्रिया कराई जाती है, और दूसरी क्या होता है जब कार्बनिक यौगिकों का दहन किया जाता है। ये दो समीकरणें लिखनी है। और तीसरा जो अभी आपने पढ़ा कि मिसेल का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसको आपको बताना है।